हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम स्वराज इन द प्लांटेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको पूरा बता दिया था एंड तक। आज हम 2.3 से स्टार्ट करेंगे। सो वर्कर्स जो कि उनकी अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी जी को लेकर और स्वराज को लेकर। तो जो असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके फ्रीडम के लिए भी गांधी जी ने एक रिवॉल्ट चलाया था। उसमें उन्होंने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 59 को पास कराया था, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को इजाज़त नहीं थी कि वो अपने टी गार्डन्स को बिना परमिशन के छोड़ के चले जाएं, या फिर वो रेयरली उनको ऐसी परमिशन दी जाती थी, बिना परमिशन के वो अपने खेत को नहीं छोड़ सकते थे। ये ब्रिटिशर्स ने कर दिया था। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बारे में सुना तो बहुत सारे वर्कर्स ने अपनी अथॉरिटीज़ को डिफाइड किया और प्लांटेशन को छोड़ के अपने घर की ओर निकल गए। इससे जो गांधी का जो राज था वो आने लगा था धीरे धीरे, और सबको अपने खुद के गांव में उनको लैंड मिलने लगे। ठीक है, उन्हें कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना नहीं पड़ा, सब उनके घर बैठे बैठे हो गए। बाय अ रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था और उन्हें फिर मारा भी जाता था। ठीक है, जो मूवमेंट्स थे, इन विजन के जो मूवमेंट्स थे वो कांग्रेस प्रोग्राम के थ्रू डिफाइन नहीं हो पाए, लेकिन इसमें स्वराज को अपने शब्दों में इंटरप्रेट यानी एक तरह से एक्सप्लेन किया, जिसमें इमेजिन करती कि जब सब सफ़र कर रहे हों, सब तरफ परेशानी हो, ख़त्म नहीं हुई हो, तो जब ट्राइबल्स ने गांधी जी का नाम लिया और अपने स्लोगन को आगे बढ़ाया, ये डिमांड करते हुए कि स्वतंत्र भारत, ये इमोशनली उन्होंने डिमांड किया सारे इंडिया से। व्हेन दे एक्टेड इन नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर चला और इस मूवमेंट को कांग्रेस से लिंक किया, तो ये जो मूवमेंट था इसकी एक अलग से आइडेंटिफाई निकल कर आई और ये पता चला। अब ये जो पिक्चर देख रहे हैं, अब ये तो आप जानते होंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, जहाँ पर एक बहुत शांतिपूर्वक बाजार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर वायलेंस क्रिएट कर दिया। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद महात्मा गांधी ने तुरंत एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे। लाला लाजपत राय जो थे, जिनको ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय को पकड़ लिया था पीसफुल डेमोस्ट्रेशन के थ्रू। वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट था, तो उन्हें बहुत सारी चोटें लगी थी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे। उन्हें लगा कि मूवमेंट जो है वो ज़्यादा ही वायलेंस में बदलता जा रहा है और सत्याग्रही इसको प्रॉपरली ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इससे पहले कि वो मास स्ट्रगल के लिए रेडी हो जाए। विद इन द कांग्रेस कुछ लीडर्स ऐसे थे, इससे पहले कि वो मास स्ट्रगल में बदल जाए, तो कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर ऐसे थे जो कि मास स्ट्रगल की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, प्रोविंशियल काउंसिल्स में पार्टिसिपेट किए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1990 के थ्रू सेटअप किए गए थे। उन्हें लग रहा था कि ये ज़रूरी है कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए काउंसिल के अंदर ही और आर्ग्यू करे इसके रिफॉर्म के लिए, और इस काउंसिल को डेमोस्ट्रेट किया जाए कि ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी कांग्रेस के अंदर ही, उन्होंने इस चीज़ को आर्ग्यू लेते किया था कि काउंसिल पॉलिटिक्स को वापस से रिटर्न कर दिया जाए। लेकिन जो यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने रेडिकल मास एगिशन के लिए ज़्यादा प्रेस किया और पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। इस सिचुएशन में जो इंटरनल डिबेट थी और जो भी दो फैक्टर्स थे इंडियन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, वो लेट 1920 तक चले। पहला जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के थ्रू इफेक्ट हुआ, दूसरा एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने लगी 1926 से, और फिर 1930s में तो बहुत गिर गई, जिसकी एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ती चली गई, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे। पीजेंट्स को लगा कि बहुत मुश्किल है वो अपने फसल को बेच सके और रिवेन्यू चुका सके। 1930 तक कंट्री जो थी पूरी तरीके से आधी तो बर्बादी हो चुकी थी। इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट नई टॉरी मूवमेंट चलाया गया ब्रिटेन में, जिसमें स्टैट्यूटरी कमीशन सर जॉन साइमन के अंडर में पास किया गया। इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पांस में एक चीज़ सेटअप की गई, वो था कमीशन, यानी साइमन कमीशन सेटअप किया गया। वो क्या था, इसमें पूरा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वो फंक्शनिंग होगा, देखा जाएगा, सजेस्ट करेंगे चेंजेस को। प्रॉब्लम ये थी कि जो कमीशन है वो एक सिंगल इंडियन मेंबर उसको नहीं चला सकता, उसके लिए सब जितने भी थे वो सारे के सारे उसमें ब्रिटिश ही थे, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में, तो वो एक स्लोगन के साथ उसको ग्रीट किया गया, गो बैक साइमन। जितनी भी पार्टीज
थी कांग्रेस में और जितने भी मुस्लिम लीग थे उन सभी ने इन डेमोस्ट्रेशंस में पार्ट लिया और एक एफर्ट लगाया कि वो इसके ऊपर जीत पा सके। जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने 1929 में अनाउंस किया अक्टूबर में कि एक वे डोमिनेंट स्टेट, इंडिया के डोमिनेंट स्टेटस पर वो एक ऑफर कर रहे हैं एक चीज़ को, फ्यूचर अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने सेटअप किया, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने की फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन इससे कांग्रेस लीडर की जो नीड्स थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो जो रेडिकल्स थे कांग्रेस के अंदर ही, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस में ही वो ज़्यादा असर्टिव हो गए। जितने भी लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रपोज कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे ब्रिटिश डोमिनेंट के फ्रेमवर्क के साथ, ग्रेजुअली वो अपना इन्फ्लुएंस खोते चले जा रहे थे। 1929 में दिसंबर में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंडर में जो लाहौर कांग्रेस थी वो पूर्ण स्वराज के डिमांड को लेकर फॉर्मुलाइज की गई थी। ठीक है, ये 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया था कि एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जब लोग एक साथ प्लेज लेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए। लेकिन जो सेलिब्रेशंस थे वो थोड़ी सी लिटिल अटेंशन के साथ अट्रैक्ट होते थे, तो इसलिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक तरीका ढूंढा कि वो कैसे फ्रीडम के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिलेट कर सके और इश्यूज को सॉल्व कर सके। सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में अब हम जानेंगे। महात्मा गांधी को एक सॉल्ट मिला जो कि एक पावरफुल सिंबल था जिस नेशन को यूनाइट करने का। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक वाइसरॉय इरविन को लेटर भेजा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड मेंशन की थी महात्मा गांधी ने। तो उसमें से कुछ जर्नल इंटरेस्ट ये थी कि जितने भी स्पेसिफिक डिमांड्स अलग अलग क्लासेस के लिए उन्होंने बताया, इंडस्ट्रियल पीजेंट्स के हर के लिए डिमांड उन्होंने बनाए। ठीक है, आइडिया ये था कि डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाए और जितने भी क्लासेस है इंडियन सोसाइटी के अंदर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, उनकी पहचान जानी जाए, हर किसी को यूनाइटेड कैंपेगन एक साथ मिला जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। तो जो मोस्ट स्टीयरिंग डिमांड थी वो ये था कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए। सॉल्ट जो कि गरीब अमीर इसे कंज्यूम करता है, ये एक ऐसा एसेंशियल फूड आइटम है, इसके ऊपर से टैक्स हटा देना चाहिए। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया और रिवील किया है ब्रिटिश के रूल का। ठीक है, महात्मा गांधी का जो लेटर था वो अल्टीमेटम था, तो अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं होती थी 11 मार्च तक, तो उस लेटर में लिखा था कि कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगी। इरविन जो है वो इस अनविलिंग टू नेगोशिएट, इरविन ने मना कर दिया कि वो इनकी डिमांड्स को नहीं मांगेंगे। तो महात्मा गांधी ने जल्दी से सॉल्ट मार्च को, इस फेमस सॉल्ट मार्च चालू कर दिया 78 मेंबर्स के साथ। ये जो मार्च था ये 240 माइल्स तक चला, गांधी जी के साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी से चला। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। वॉलंटियर्स जो थे 24 दिन तक कंटिन्यू चलते रहे, 10 मील तक, एक दिन में 10 मील चलते थे। ठीक है, और जो बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को उनकी स्पीच को सुनने आए थे। ठीक है, 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और सेरेमनियली उन्होंने लॉ के खिलाफ आवाज़ उठाई, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया सी वाटर से बॉईल करके। ये जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च। ठीक है, ये एक जो तरह से था, जो ये एक नॉन सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत थी ब्रिटिश के साथ। उन्होंने 1921-22 तक उन्होंने सारे कॉलोनियल लॉस को तोड़ दिया। अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में हजारों लोग जो थे उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया और गवर्नमेंट के सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने सॉल्ट को पेश किया। जैसे जैसे मूवमेंट फैलता चला गया, फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट हुआ, लिक्विड शॉप्स बंद हो गए, पीजेंट ने मना कर दिया कि वो रिवेन्यू नहीं चुकाएंगे, चौकीदारी टैक्सेस, विलेज के ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया। बहुत सारी जगहों पर फॉरेस्ट के जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, तो सब चीज का बायकॉट होने लगा। इस डेवलपमेंट की चिंता को देखते हुए कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कांग्रेस लीडर को एक के बाद एक अरेस्ट करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से वॉयलेंस बढ़ा। तो जब अब्दुल गफर खान जो कि एक डिवोट डिसिपल थे महात्मा गांधी के, उनको 1930 अप्रैल में अरेस्ट कर लिया गया। तो बहुत सारे लोग गुस्से में आके वो पेशवार की स्ट्रीट्स में आ गए और हर तरफ उन्होंने पुलिस की फायरिंग हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे मारे गए। एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, तो जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने ब्रूटल लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ठीक है, जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन पर अटैक हुए, वुमन, चिल्ड्रन, इन सबको मारा गया। ओवर 1 लाख लोग
को अरेस्ट किया गया। इस सिचुएशन में महात्मा गांधी ने फिर से सोचा कि इस मूवमेंट को बंद कर देंगे और उन्हें फिर इरविन के साथ एक पैक्ट में एंटर किया गया। 5 मार्च 1931 में गार्विन इरविन पैक्ट चलाया गया। गांधी जी ने इसे पार्टिसिपेट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, लंदन में। ये जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एग्री किया कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। दिसंबर 1931 में गांधी जी तो थे वापस लंदन चले गए कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन जो नेगोशिएशंस थे वो टूट गए और वो वापस डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ गए। इंडिया जब वो आए तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जो गवर्नमेंट है वो एक नई साइकिल चला रही है, नई चीज़ प्लान कर रही है। गफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और उन पे बहुत सारे लांछन लगाए गए, ठीक है। और महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया। 1 साल के अंदर मूवमेंट जो था वो चलता रहा लेकिन 1934 तक वो मोमेंटम को लॉस्ट कर चुके थे, यानी ये भी मूवमेंट असफल रहा था। अब कैसे पार्टिसिपेंट्स ने मूवमेंट को देखा, ठीक है। तो कंट्री साइड में रिच पीजेंट्स की बात करें तो जितने भी रिच पीजेंट्स थे, कम्युनिटीज़ थी, उनमें जैसे कि पतीदार्स थे, गुजरात के जाट थे, उत्तर प्रदेश के, ये सारे के सारे मूवमेंट में एक्टिव थे। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स के, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेड डिप्रेशन और प्राइसेस के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उनकी कैश इनकम जो थी वो एकदम से गायब ही हो चुकी थी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू उनको चुकाना था, वो ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन गवर्नमेंट को वो रिफ्यूज़ कर पा रहे थे कि वो गवर्नमेंट रिव्यूज़ कर रही थी कि वो रेवेन्यू को कम नहीं करेगी, ठीक है, उल्टा और बढ़ा देगी। तो जो अमीर पीजेंट्स थे वो तो आसानी से सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है, रिलेक्टेड मेंबर्स को फोर्स कर रहे थे, ठीक है, बॉयकॉट प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे थे, स्वराज के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे हाई रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट। लेकिन डीपली वो डिसअपॉइंटेड थे जब मूवमेंट 1931 में बंद हो गया बिना किसी रेवेन्यू की रेट को बढ़ाए हुए या रिवाइज किए हुए। तो जब मूवमेंट वापस से रिस्टार्ट हुआ 1932 में, लेकिन काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कितनी बार चलाया गया और कितनी बार बंद कर दिया गया, ठीक है। तो अब की बार जब बंद किया गया तो तब काफ़ी लोगों ने उसको पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जब मूवमेंट को 1932 में स्टार्ट कराया गया। लेकिन जितने भी पुअर पीजेंट्री थे वो इसमें इंटरेस्ट नहीं थे। अब रिवेन्यू के डिमांड को लेकर बहुत सारे जो स्मॉल टीनर्स थे वो अपने लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे, लैंडलॉर्ड से रेंट ले रहे थे, उनको चुका रहे थे कर्जा, ठीक है। जितने भी स्मॉल टीनर्स थे उनको मुश्किल हो रही थी उनके रेंट को चुकाने में, तो वो अनपेड रेंट चाहते थे लैंडलॉर्ड से। तो उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स में ज्वाइन किया जो भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट चला रहे थे, ठीक है। कांग्रेस का अनविलिंग सपोर्ट था नो रेंट कंपेजेंस पर काफ़ी जगहों पर, और जो रिलेशनशिप था कांग्रेस और गरीब किसान के बीच वो ऐसी अनसर्टेन था। बिजनेस क्लास के बारे में क्या वो सिविल डिसोबीडियंस से रिलेट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड के तहत इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट कमाए थे और पावरफुल हो गए थे। ये हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। तो इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के चक्कर में वो अब कॉलोनियल पॉलिसीज़ के थ्रू रिएक्ट कर रहे थे और बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिस्ट्रिक्शन के लिए वो चाहते थे कि उन्हें फॉरेन गुड्स के इम्पोर्ट्स पर प्रोटेक्शन मिले, एक रूपी स्टीलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो हो जिससे वो डिस्करेज कर सके इम्पोर्ट्स को, एक बिजनेस इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज कर सके। इंडियन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कांग्रेस 1922 में फॉर्म होनी चाहिए। फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में फॉर्म हुई। एक के बाद एक इंडस्ट्रीज जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर अटैक कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी पे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। जब तक वो पहले लॉन्च हुआ था जब से वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। फाइनेंशियल असिस्टेंस वो उनको दे रहे थे और उन्होंने खरीदने और बेचने से, इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने और बेचने से लिए मना कर दिया था। जितने भी बिजनेसमैन थे वो सारे के सारे स्वराज मूवमेंट को चला रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकी तो जो ट्रेड और इंडस्ट्री थी वो बिना किसी कंस्ट्रेंट के आगे बढ़ी। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलर के बाद बिजनेस ग्रुप्स काफ़ी टाइम तक एंथुसियास्टिक नहीं रहे। तो जो भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का जो बढ़ रहा था और ठीक है, तो वो एक तरह से लॉस में जा रही थी चीज़ें। तो जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा मात्रा में। तो जितने भी नागपुर के एक्सेप्ट, ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस की तरफ क्लोज होते जा रहे थे, ठीक है। वर्कर्स
तो वैसी लॉस में थे। ठीक है, कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया था, तो वो कुछ गांधी जी के प्रोग्राम्स में चलाए जो भी आइडियाज थे उन सबको अडॉप्ट कर रहे थे, जिसकी फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना। ठीक है, ये जो स्ट्राइक्स थी रेलवे वर्कर्स के थ्रू 1930 में और जो डॉक वर्कर्स के थ्रू 1932 में, ये सारी चीज़ें वो अपना रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है, वो है वुमेन का लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन करना। गांधी सॉल्ट मार्च के थ्रू बहुत सारी औरतों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मार्चेस में सॉल्ट मैन्युफैक्चर की थी। ठीक है, लिकर शॉप्स बंद करवा दी थी, फॉरेन क्लॉथ का यूज़ करना बंद करवा दिया था, बहुत सारी तो जेल भी गई थी। लेकिन अर्बन एरियाज़ में ये वुमन जो कि हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, रूरल एरियाज़ में जो कि रिच पीजेंट हाउस होल्ड से आती थी, वो गांधी जी के कॉल पर तुरंत चली गई और उन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है, अब लिमिट्स क्या है सिविल डिसोबीडियंस की? जितने भी सोशल ग्रुप्स है वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट स्वराज के थ्रू चल रहे थे। एक ऐसा ग्रुप था अनटचेबल कास्ट का जो कि 1930s में बना था और उन्हें दलित या ऑप्रेस्ड का नाम दे दिया गया था। काफ़ी टाइम तक कांग्रेस ने दलित को इग्नोर किया। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने स्वराज डिक्लेयर किया था, इसलिए नहीं कि काफ़ी सालों मतलब, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। उन्होंने कहा कि स्वराज जो है, इंडिपेंडेंस जो है, वो हम 100 सालों में भी नहीं जीत पाएंगे अगर अनटचेबिलिटी को हमने एलिमिनेट नहीं किया, निकाला नहीं। तो अनटचेबल जिसको हम हरिजन बोलते हैं या फिर ये तो भगवान के ही बच्चे हैं, सत्याग्रही, इन्हें इनकी एंट्री हम इन्हें देंगे, मंदिरों में सब जगह हम इन्हें एंट्री देंगे, हम इन्हें अनटचेबल नहीं कहेंगे, ये तो भगवान के ही दिए हुए हैं, हमें भी भगवान ने बनाया, उन्हें भी भगवान ने बनाया। तो ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे वो अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन सॉल्यूशंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दलित भी पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन लिमिटेड, और महाराष्ट्र नागपुर रीजन में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने दलित को ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में 1930s में, महात्मा गांधी की क्लैश में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, दलित के लिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड को कंसीड किया था। गांधी जी ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दी। उन्हें लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए, इससे क्या होगा, उनके सोसाइटी के इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से अंबेडकर ने अल्टीमेटली गांधी जी का पोजीशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 को पास कराया, जिसमें डिप्रेस क्लास को आगे शेड्यूल कास्ट का नाम दे दिया गया और उनके लिए भी आरक्षण में सीट रिजर्व की जाने लगी। ठीक है, उनमें से कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया में, वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेने लगे। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस में चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई हैं। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने रीनेगोशिएट किया था 1927 में, उन्होंने यूनाइटेड एकता दिखाई थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी। अगर मुस्लिम अश्योर थे उनकी भी रिजर्व सीट होनी चाहिए सेंट्रल असेंबली में, ये सारी चीज़ें उन्होंने भी मांग की थी। और फिर 1928 में सब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में उन्हें भी ये चीज़ मिल गई थी। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एक एटमॉस्फेयर में, तो वो डिस्ट्रस्ट था कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, बड़े बड़े सेक्शंस जो थे मुस्लिम के वो यूनाइटेड स्ट्रगल को लेकर कॉल आता था उनके पास, उस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे। बहुत से मुस्लिम लीडर्स जो थे वो अपने कंसर्न को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, या फिर जो भी स्टेटस था मुस्लिम का वो एज अ माइनॉरिटी था इंडिया के अंदर। उन्हें लगता था कि उन्हें डर था कि उनकी जो कल्चर आइडेंटिटी या माइनॉरिटीज़ में आती है कहीं ना कहीं वो गायब ना हो जाए हिंदू मेजोरिटी की वजह से। अब हम यहाँ से बच्चों कल करेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यहाँ से हम कल करेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीवन।